धुआंधार सेशन। और मैं बता दूं दोस्त, आज का ये सेशन आपको कई मायने से बहुत महत्वपूर्ण होगा। अर्थात आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचकांक का वो इंपॉर्टेंट क्लास होगा जो एक क्लास कम से कम 2 से 3 नंबर करंट अफेयर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपके बीच लेकर के आएंगे करंट अफेयर्स का मैराथन। मंडे से डेली चलेगा और मंडे से डेली श्रृंखला में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्त। तो चलिए शुरुआत करेंगे सेशन का। और हां, ध्यान दीजिएगा कि मैं सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, नोट्स बनाइए और महत्वपूर्ण ढंग से चीजों को एक बार मेरे साथ लिख लीजिए। लिख लेंगे, दिमाग पर छप जाएगा। और आइए एकदम धुआंधार तरीके से, बेहद शानदार तरीके से आगे की ओर बढ़ाएंगे। और हां, सेशन महत्वपूर्ण है, लापरवाही मत करिएगा, बस इतनी बात मैं कहूंगा। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर लिखा है वैश्विक आर्थिक, ध्यान दीजिएगा, लिखा है वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता। ध्यान दीजिएगा, जस्ट 1 सेकेंड रुक जाएंगे, जस्ट 1 सेकेंड। चलिए आइए, क्या कह रहा है, बात कर रहा वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता वार्षिक रिपोर्ट की बात कर रहा है। आइए देखते हैं कि इससे आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले, यह वार्षिक रिपोर्ट किस वर्ष का है, यह आपसे पहला प्रश्न बनता है। तो आप बताओगे कि यह वार्षिक रिपोर्ट है वर्ष 2021 ईस्वी के लिए, किसके है, तो आप बोलोगे कि यह है वर्ष 2021 ईस्वी के लिए। दूसरा प्रश्न कि इसको कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा कि कनाडा में आपका फ्रेजर इंस्टीट्यूट, मतलब किसके द्वारा। अगर आपसे दूसरा प्रश्न बनता है कि यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यह फ्रेजर इंस्टीट्यूट किसके द्वारा, तो यह फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। और फ्रेजर इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो याद रखिएगा कि फ्रेजर इंस्टीट्यूट आपका है कनाडा। और इसने ये रिपोर्ट कब जारी किया, तो कब जारी किया गया, तो याद रखिएगा कि यह 14 सितंबर 2021 को। मतलब अगर आपसे प्रश्न बने कि यह कब जारी किया गया, तो याद रखना यह 14 सितंबर 2021 को जारी किया गया। अगली बात कि इसमें कुल कितने देश को शामिल किया गया। अगर आपसे प्रश्न बनता है और वो कहता है कि इसमें शामिल कुल देशों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा दोस्त कि इसमें कुल 165 देश शामिल हुए। तीसरी बात कह रहा इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है, तो शीर्ष स्थान की अगर आपसे बात करता है तो आप याद रखना कि इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है, हांगकांग है। शीर्ष स्थान पर कौन है, तो आप बोलोगे कि हांगकांग है। और दूसरी बात, अगर आपसे कहे कि इसमें भारत की कौन सी रैंकिंग है, तो भारत के संदर्भ में याद रखिएगा दोस्त कि इसमें भारत की रैंकिंग है 108वीं। कितनी है, तो आप बोलोगे कि इसमें भारत की रैंकिंग है 108वीं। एक लास्ट बात आपसे और पूछा जा सकता है कि इसमें अंतिमवें स्थान पर कौन है, तो याद रखिएगा आप 65 को शामिल किए हैं, तो 165वें स्थान पर, तो 165वें स्थान पर याद रखिएगा वेनेजुएला। कौन है, तो याद रखिएगा दोस्त कौन है, वेनेजुएला। कौन है, वेनेजुएला आपके 165वें अंतिम स्थान पर है, या आप कह सकते हैं कि यह अंतिम पायदान पर है। इसको याद रखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे की ओर बढ़ा जाए। स्क्रीनशॉट लीजिए धुआंधार तरीके से और आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर बढ़ा जाए। हो गया, यहां हो गया, स्क्रीनशॉट लिया। चलिए आइए नेक्स्ट अगले सूचकांक की तरफ आगे बढ़ते हैं और लेते हैं। आज देखिए एकदम मतलब धुआंधार तरीके से ये आपका एक तरीके से सूचकांक का ये मैराथन है। कह रहा ओईसीडी के द्वारा जारी जो आर्थिक परिदृश्य का अंतरिम रिपोर्ट है, ये कह रहा है कि ये अंतरिम रिपोर्ट ये क्या है, इससे कहां कहां से प्रश्न बन सकता है। तो देखिए ओईसीडी के द्वारा ये जो अंतरिम परिदृश्य अंतिम रिपोर्ट जारी किया गया, ये 21 सितंबर, जैसे अगर आपसे कहता है कि यह कब जारी किया गया, तो इसको याद रखिएगा, जब कब की बात आएगी तो याद रखना कि 21 सितंबर 2021 को कब जारी किया गया है दोस्त, तो आपको याद रखना है, ध्यान दीजिएगा कि यह जारी किया गया है कब, तो 21 सितंबर 2021 ईस्वी को यह जारी किया गया। देखिए
दूसरा, अगर हम इसमें बात करते हैं तो एक प्रश्न आपसे बनता है वैश्विक जीडीपी का। किससे बनता है? तो याद रखिएगा, एक प्रश्न आपका यहां से बनता है वैश्विक जीडीपी का, कि आर्थिक परिदृश्य के अंतिम रिपोर्ट में वैश्विक जीडीपी का मतलब कितने % वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। तो इसमें अगर आपसे प्रश्न, चूंकि देखिए 2021 का बनता है, तो 2021 के लिए आप याद रखिएगा 5.7%। कितना परसेंट? 5.7% का अनुमान लगाया गया। लेकिन अगर आपके से प्रश्न ये पूछ ले कि वर्ष 2022 के लिए कितना अनुमानित है, अगर आपसे प्रश्न ये बन जाए कि वर्ष 2022 के लिए कितना अनुमानित, मतलब यहां पर शब्द का मैं प्रयोग करता हूं कि यह कितना अनुमानित है, तो अनुमानित 2022 के संदर्भ जब हम पूछेंगे तो याद रखिएगा 4.5%। कितना? 4.5% ये अनुमानित किया गया है। अब अगर भारत की अगर हम बात करते हैं तो वैश्विक स्तर पर हो गया। अब अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत से आपसे 2020 का भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जूनियर स्पेशल हो सकता है। तो अगर आपसे जैसे 2020 का पूछता है, 2020, तो 2020 के संदर्भ में याद रखिएगा, यही वाला आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2020 के लिए याद रखेंगे 7.3%। मतलब यहां पर ये याद रखिएगा कि ये है वृद्धि का अनुमान। मतलब क्या है? वृद्धि का अनुमान है। ठीक है, तो 2020 के लिए कितने वृद्धि का अनुमान है? 7.3, मतलब जीडीपी विकास दर जो अनुमानित है। 2021 के लिए कितना है? तो 2021 की जब अगर बात की जाएगी तो देखिए 2020 का तो जो प्राप्त किया गया, अब 2021 की बात करेंगे तो 9.7%। कितना? तो आप बोलोगे कि 9.7% ये अनुमानित किया गया है। किस वर्ष का? 2021 का। और जब आपसे बात आएगी 2022 का तो याद रखिएगा 7.9%। क्या? अगर जब आएगी 2022 के संदर्भ में तो याद रखिएगा कि 7.9% ये अनुमानित किया गया है। किसका? तो ये अनुमानित किया गया भारत के संदर्भ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्त, इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर बढ़ें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्त, आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर बढ़ा जाए। हो गया? आइए अगले क्रम पर आते हैं। बिल्कुल। और देखिए आज का सेशन छूटने ना पाए, क्योंकि देखिए सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा बाद में, ये मैं नहीं जानता। सेशन छूटने ना पाए, मैं ये आपको बार बार कह रहा हूं। आइए, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है? जारीकर्ता कौन है? सबसे पहला प्रश्न तो यहां से आपसे यही बनता है कि इसका जारीकर्ता कौन है। तो जो हम जारीकर्ता की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। कौन? तो इसको याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। क्या? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा यह आपका क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। दूसरा, 2020 वाले में कुल शामिल कितने देश थे? अगर आपसे दूसरा प्रश्न बनता है और कहता है कि इसमें कुल कितने देश शामिल हैं, तो जब कुल शामिल देश की बात होगी तो दोस्त देखिए याद रखिएगा कि इसमें कुल 194 देश। कितने देश? तो याद रखिएगा कुल 194 देश इसके अंतर्गत शामिल किए गए। अगली बात आपसे क्या पूछा जा सकता है? यह कहा जा सकता है कि इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है। तो अगर हम वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 की बात करते हैं तो इसमें पहले स्थान पर आपका कौन आया है? तो इसमें पहले स्थान पर आपका आया है अमेरिका। और अगर भारत की बात करता है तो याद रखिएगा कि अगर भारत की बात करेगा तो भारत इसमें किस नंबर पर है? तो याद रखना है आपको कि भारत इसमें 10वें नंबर पर है। अब देखिए ये वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक क्या है? लगातार जैसे बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी में डिमांड रख करके किसी सरकारी सिस्टम को हैंग कर लेना, किसी बड़े जरूरी दस्तावेज को हैंग कर लेना, ऑफिस कार्यालय में फाइलों को लॉक कर देना और इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के फाइलों को नष्ट करने की धमकी देना, ये इन सब चीजों को आपने कई बार देखा होगा कि बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। तो ये वैश्विक साइबर सुरक्षा मतलब सुरक्षा के मामले में कौन देश कितना सजग है, वो टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ा है, ये प्रदर्शित करता है आपका किसका? साइबर सुरक्षा सूचकांक। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए क्लियर हो गया?
हाँ बिल्कुल, भारत इसमें किस नंबर पर है? तो दोस्त याद रखिएगा कि भारत इसमें 10वें नंबर पर है। हो गया, चलिए हाँ, आइए अगले क्रम पर आते हैं और नेक्स्ट लेते हैं। कह रहा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 की बात कर रहा है। तो इसमें देखिए, अगर हम सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की बात करते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा कि सतत विकास क्या है। तो इसको बस एक शब्दों में याद रखिएगा कि प्राकृतिक, क्या याद रखना? प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, यही है आपका क्या? वास्तव में यही कहलाता है आपका सतत विकास। अब जब हम सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि इसमें प्रथम स्थान पर कौन है। तो इसमें याद रखिएगा कि अगर आपसे प्रश्न बनता है कि इसमें प्रथम स्थान पर, तो प्रथम स्थान के लिए याद रखिएगा दोस्त कि इसमें फिनलैंड, कौन सा देश? तो आप बताओगे प्रथम स्थान पर है इसमें कौन? फिनलैंड है। फिर कह रहा कि इसमें दूसरे स्थान पर कौन है? सॉरी, मतलब दूसरा का मतलब सेकंड पॉइंट आपसे यह बनता है कि इसमें भारत की क्या रैंकिंग है। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे भारत की रैंकिंग की बात करता है तो भारत इसमें 120वें स्थान पर है। किस पर है? तो 120वें स्थान पर है, इसको याद रखना। चलिए, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर बढ़ें। हाँ बिल्कुल भाई, सुपर टेट स्पेशल है। अभी जो नहीं समझा फिर कोई बात ही नहीं है। चलिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, सुपर टेट के लिए है बिल्कुल, और आप अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन करिए। हाँ, हो गया। आइए अगले क्रम पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं और अगले क्रम पर आएंगे। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक, अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं कि अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में कुल कितने देशों को, अगर आपसे एक प्रश्न बन जाए और वो प्रश्न आपसे कहे कि इसमें शामिल देश, तो अगर जब आपसे शामिल देश की बात करता है तो याद रखिएगा कि इसमें कुल शामिल किए गए 40 देश। कितने देश? तो याद रखिएगा कि इसमें कुल शामिल देशों की संख्या कितनी है? 40। अब अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक है क्या? तो इसमें आपको यह बात याद रखना, अक्षय ऊर्जा मतलब जो ऐसी जिनको हम रिन्यू करते हैं, ऐसी एनर्जी में बढ़ावा देने के लिए, तो ये आपके नवीनतम स्रोत की बात कर रहा है। अब इसमें आपसे एक बात यह बन सकता है कि इसमें पहला रैंक किसका रहा या इसमें पहले स्थान पर कौन? तो याद रखिएगा दोस्त कि इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो आप बताओगे कि इसमें पहले स्थान पर है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। फिर आपसे प्रश्न बनता है कि चूंकि आपका पड़ोसी देश बहुत ज्यादा चर्चित रहा, तो आपसे दूसरे स्थान की बात पूछी जा सकती है, तो आप बताओगे कि इसमें दूसरी रैंकिंग किसकी है? चाइना की है। और इसमें यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तृतीय स्थान पर कौन है? तो आपको तीसरे स्थान पर याद रखना है कि तीसरे स्थान पर आपका खुद कौन है? भारत है। तो बोलिए, अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? 40। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना और तीसरा भारत है। क्योंकि भारत इसमें अच्छा खासा स्थान रखता है, इसलिए यह आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग तीसरी है। क्लियर हो गया दोस्त? आइए अगले क्रम पर चलते हैं और नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा समावेशी इंटरनेट सूचकांक, सब साथ साथ बेहतर तरीके से डिजिटल दुनिया में आगे बढ़े, डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ावा मिले, इसको लेकर के समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 जारी, मतलब ये समावेशी इंटरनेट सूचकांक जारी किया जाता है और ये लगातार डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने को, या कह सकते हैं कि डिजिटल दुनिया में एक प्रकार का ये प्रोत्साहन के तौर पर है। तो अगर हम इसके समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला तो आपसे ये इसका इंपॉर्टेंट है क्या? जारी करता। देखिए, जहां इंपॉर्टेंट नहीं था उन चीजों को मैं खुद ही छोड़ता चला जा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम का टाइम है तो आपके पास अनावश्यक चीजें ना आए। तो जब जारीकर्ता की बात आता है तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट एवं फेसबुक के द्वारा, मतलब ये दोनों मिल करके, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और फेसबुक, ये दोनों मिल करके जारी करते हैं। तो याद रखिएगा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस यूनिट और यूनिट एवं फेसबुक। अब इसमें एक बात और आपसे पूछा जा सकता है ना, एक प्रश्न तो इतना ही कह सकता है ना कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के साथ निम्नलिखित में से किसने मिलकर के जारी किया। तो अब आपको फेसबुक या फेसबुक के साथ किसने मिलकर के जारी किया, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर हो गया। अब इसमें एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना कि इसमें कुल शामिल कितने देश थे, या इसमें कुल शामिल देश आपसे पूछा जा सकता है। तो जब आपसे कुल शामिल देश की बात करेगा तो इसको याद रखेगा कि 120 देश, कौन, 120 देशों को इसमें कुल शामिल किया गया। अब आपसे अगला प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है, मतलब आपसे शीर्ष स्थान पूछा जा सकता है या आपसे पूछा जा सकता है प्रथम स्थान, शीर्ष स्थान पूछा जा सकता है या आपसे कह सकता है कि प्रथम स्थान पर कौन। तो जब शीर्ष स्थान या प्रथम स्थान की बात आएगी तो आपको याद रखना है कि इसमें प्रथम स्थान पर आपका रहा है कौन, स्वीडन। कौन रहा है दोस्त, तो आप बोलोगे कि स्वीडन। और आपसे फिर पूछेगा कि इसमें भारत की रैंकिंग कौन सी हो सकती है, तो भारत के लिए याद रखेगा कि 49वीं रैंकिंग किसकी है, तो 49वीं रैंकिंग है भारत की। और अंतिम आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें अंतिम लास्ट रैंकिंग किसकी रही है, तो याद रखेगा 120वें स्थान पर बरुंडी। कौन, 120वें स्थान पर बरुंडी रहा है। तो ये याद रखेगा कि अगर आपसे पूछता है अंतिम पायदान पर, तो अंतिम का मतलब वो जानना चाहता है क्या, 120वां जानना चाहता है, और आप बताओगे क्या, बरुंडी। क्या बताओगे, बरुंडी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए इसको क्लियर करिए। हाँ चलिए क्लियर करिए, आगे की ओर बढ़ा जाए। देखिए धुआंधार तरीके से सेशन आगे की ओर बढ़ा जाए। आइए तो नेक्स्ट अगला लेते हैं और देखिए अगली हेडिंग आपकी क्या है। अगली हेडिंग है वैश्विक टैलेंट रैंकिंग। आइएगा फिर से एक बेहद शानदार होगा, वैश्विक टैलेंट रैंकिंग। चलिए कमेंट करेंगे तो यहां पर आपको बताना है, चलिए वैश्विक टैलेंट रैंकिंग आपको बताना है 2020। तो जब हम वैश्विक टैलेंट रैंकिंग की बात करते हैं तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो जैसे अगर आपसे एक नंबर का प्रश्न ये बनता है कि इसको किसके द्वारा जारी, मतलब अगर आपसे प्रश्न कहे कि जारीकर्ता कौन है, तो जारीकर्ता के तौर पर याद रखिएगा कि ये आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंटरनेशनल, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, एक मिनट, इंस्टीट्यूट फॉर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, आप बताओगे कौन, मैनेजमेंट डेवलपमेंट। क्या बताओगे, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये इसके द्वारा क्या किया जाए, मतलब ये जारी करता है। अब दूसरा प्रश्न यहां से यही है कि कुल शामिल देश आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कुल कितने देश शामिल हुए। तो जब कुल कितने देश शामिल हुए, जब आपसे इसकी बात की जाएगी तो दोस्त याद रखिएगा कि इसमें 63, मतलब कितने, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें 63 देश कुल शामिल हुए, या भाग कितने लिए, तो आप बताओगे 63। अब अगली बात कि इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम स्थान पर कौन। तो जब आपसे प्रथम की बात की जाएगी तो याद रखिएगा कि इसमें प्रथम स्थान पर आया है स्विट्जरलैंड। कौन आया है, तो आप बोलोगे कि इसमें प्रथम स्थान पर आपका आया है स्विट्जरलैंड। कौन आया है दोस्त, तो आप बोलोगे कि इसमें प्रथम स्थान पर है आपका स्विट्जरलैंड। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें द्वितीय स्थान पर कौन है, तो पहले पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पर कौन है, डेनमार्क है। कौन है, तो याद रखिएगा दूसरे स्थान पर डेनमार्क है। और अगर आपसे तीसरा पूछता है तो तीसरे के तौर पर याद रखिएगा कौन है, तो याद रखिएगा कि लग्जमबर्ग। कौन है, तीसरे स्थान पर लग्जमबर्ग है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें भारत की रैंकिंग,
तो अगर आपसे इसमें कहता है कि भारत की रैंकिंग क्या है या भारत की स्थिति क्या है, तो याद रखिएगा कि 2020 में भारत 62वें स्थान पर था। किस स्थान पर था? तो भारत इसमें 62 62वें स्थान पर था भारत। और कब? तो याद रखिएगा कि 2020 में। अब अगर ये कहे कि भारत, चूंकि देखिए एक वर्ष बाद जारी होता है, तो अब अगर 2019 वाला पूछेगा 2020 में, तो अगर आपसे 2019 की पूछता है तो भारत की रैंकिंग इसमें क्या थी? 59वां रैंकिंग था या 59वीं रैंकिंग थी, इसको याद रखना है। तो 2020 की रैंकिंग 62वीं है और 2019 की रैंकिंग 59वीं है, ये आपको याद रखना है। तो बोलिए इसका राइट आपका क्या हो गया? तो वैश्विक टैलेंट रैंकिंग। और टैलेंट का मतलब क्या है? प्रतिभा, मतलब लगातार सरकार के द्वारा प्रतिभा को बढ़ाने के लिए जो अवसर दिए जा रहे हैं, राष्ट्र विशेष के द्वारा जो नई खोज, नई अनुसंधान किए जा रहे हैं, इन सब के आधार पर यह रैंकिंग तय की जाती है या ये रैंकिंग तैयार होती है। तो इसको याद रखिएगा। क्लियर हो गया? आइए अगले क्रम पर चलते हैं और लेते हैं नेक्स्ट। अगले क्रम पर आते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट नहीं, मैं आपको कह सकता हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कह रहा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जब हम 2020 की बात करते हैं तो इसका इंपॉर्टेंट है कि कौन जारी करता है। चलिए एक बार मैं कमेंट देखना चाहूंगा। चलिए ठीक है, तो चलिए बिल्कुल, हाँ पूरा एक दिन मैं पूरा पुरस्कार ही इसको रख लूंगा। चलिए ठीक है, आइए। हाँ, अब आइए हम बात करते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 की। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे यहीं पे हो सकता है कि इसका जारीकर्ता, अभी मैं इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन भी इसके साथ लिया हुआ हूं और 2 घंटा सेशन आपका इंपॉर्टेंट चलेगा, इसको याद रखेगा। तो अगर आपसे कहता है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी करता कौन है, तो याद रखेगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कौन है? तो याद रखेगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। क्या? इंटरनेशनल द्वारा यह आपका प्रमुख रूप से क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का मतलब है कि भ्रष्टाचार के मामले में कौन सा देश मतलब आपका क्या है, शीर्ष पर है या इस तरीके से है। तो भ्रष्टाचार का मतलब हो गया कि किस राष्ट्र में जिसमें जितना कम होगा उसकी रैंकिंग उतनी अच्छी होगी, और जो अंतिम पायदान पर आएगा उसके यहां भ्रष्टाचार का मामला ज्यादा होगा। मतलब रैंकिंग जिसकी अच्छी होगी उसके यहां भ्रष्टाचार न के बराबर कम होगा, और जहां पर जो अंतिम पायदान की ओर जाएगा उसके यहां लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें आपसे एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि कुल शामिल देश, आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुल शामिल देश। तो कुल शामिल देश के तौर पर याद रखिएगा कि इसमें 180 देश को शामिल किया गया। मतलब 2020 वाले में कितने देश शामिल हुए? तो आप बोलोगे 180 देश शामिल हुए। तीसरा, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि शीर्ष स्थान पर कौन। तो जब आपसे शीर्ष स्थान की बात होगी तो इसमें 2 देश शीर्ष स्थान पर एक साथ रहे। कौन? डेनमार्क और न्यूजीलैंड। कौन रहा दोस्त? तो याद रखिएगा कि डेनमार्क और कौन? आपका न्यूजीलैंड। डेनमार्क और न्यूजीलैंड ये 2 के दोनों किस पर हैं? तो ये संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर हैं। और अगर आपसे, जैसे अगर आपसे पूछता है भारत की रैंकिंग, तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है क्या, अगर आपसे पूछता है भारत की रैंकिंग, तो याद रखिएगा कि ये भारत की रैंकिंग कितनी है? 86वीं रैंकिंग है। लेकिन आपसे 2019 का भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 2020 वाला 2021 में जारी हुआ और 2019 वाला 2020 में जारी हुआ। तो अगर आपसे 2019 का पूछता है तो 2019 में भारत की जो रैंकिंग थी वो 80वीं रैंकिंग थी। मतलब 2019 की तुलना में 2020 में गिरावट हुआ है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कितने अंक का गिरावट हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। और अगर हम अंतिम स्थान 180वें स्थान की बात करते हैं तो सोमालिया हो गया, दक्षिण सूडान हो गए, ये दोनों मतलब अंतिम पायदान की अगर हम आपसे बात करते हैं तो याद रखिएगा कि आपका कौन कौन सा? तो 2 देश संयुक्त रूप से सोमालिया और दक्षिण सूडान। क्या याद रखिएगा? तो दक्षिण सूडान और इसके साथ सोमालिया, ये आपके सोमालिया, ये आपके संयुक्त रूप से क्या? ये संयुक्त रूप से आपके अंतिम पायदान पर है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। चलिए बिल्कुल, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चला जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चला जाए। हो गया?
आइए नेक्स्ट अगले अगले क्रम पर आते हैं। और नेक्स्ट आपका अगला क्या है देखेंगे तो अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं लगातार ये कई बार एग्जामों में इससे प्रश्न जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक से अलग अलग एग्जामों में बार बार पूछे गए। और देखिए अगर आप यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं तो यह आपका एक तरीके से यूपी पीसीएस का भी आपका एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा। मतलब ये जूनियर और यूपी पीसीएस दोनों को मैं कंबाइंड करके मैं बता रहा हूं, तो इसमें कुछ भी आपका बाहर की ओर नहीं जाएगा। याद रखिएगा सूचकांक से अगर प्रश्न बनते हैं तो निश्चित तौर पर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी करता कौन है या ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। एक प्रश्न आपसे ये है। तो जब हम जारी करता की बात करते हैं या यह किसके द्वारा जारी किया जाता है तो याद रखिएगा कि ये जर्मन, मतलब किसके द्वारा, तो जर्मन वॉच इंटरनेशनल जो न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है वो है। तो किसके द्वारा, तो ये याद रखिएगा। बस इसमें एक प्रश्न ये पूछता है कि जर्मन स्थित संस्था के द्वारा, किसके द्वारा, जर्मन स्थित यह एक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है जिसका नाम है जर्मन वॉच कैन इंटरनेशनल क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा। अब इसमें शीर्ष 3, तो याद रखिएगा कि शीर्ष 3 स्थान पर कोई नहीं रखा जाता। क्या, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक पर शीर्ष 3 पर किसी को नहीं रखा जाता। ये बात याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछेगा कि शीर्ष 3 पर निम्नलिखित में से या प्रथम स्थान पर कौन रहा, और ये आपसे उठा करके पूछ लेगा और ऑप्शन नंबर डी देगा इनमें से कोई नहीं। और आप किसी न किसी को, जैसे डेनमार्क इसमें चौथे स्थान के साथ इसमें पहले नंबर पर रहा, तो आप लगा दोगे तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। बहुत समझदारी से इसका जवाब देना है। तो इसमें याद रखेगा कि शीर्ष 3 स्थान पर, शीर्ष 3 स्थान पर, शीर्ष 3 स्थान पर कोई नहीं, शीर्ष 3 स्थान पर कोई नहीं या इसमें किसी को शामिल ही नहीं किया जाता। अब आपसे यह पूछा जा सकता है कि चौथे स्थान पर कौन रहा। तो जब आपसे बात आएगी चौथे स्थान की तो याद रखिएगा कि चौथे स्थान पर स्वीडन रहा। कौन रहा, स्वीडन रहा। तो आप इसको याद रखना कि चौथे स्थान पर कौन है, आप बोलोगे कि चौथे स्थान पर स्वीडन है। अगले नंबर पर आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें भारत की रैंकिंग आपसे पूछा जा सकता है, भारत की रैंकिंग। तो भारत की रैंकिंग के लिए याद रखेगा दोस्त कि इसमें भारत की रैंकिंग किस नंबर की है, जिसमें भारत की रैंकिंग है 10वीं। ये याद रखेगा। अच्छा, अब अगर यहीं से आपसे प्रश्न बन जाए कि 2020 में भारत की रैंकिंग किस नंबर की थी, तो अगर आपसे जैसे 2020 की रैंकिंग की बात करता है तो याद रखेगा कि 2020 में भारत किस स्थान पर था, तो 9वें स्थान पर। किस स्थान पर था, तो आप बताओगे कि 2020 में भारत 9वें स्थान पर था। इसको याद रखिएगा। और अगर कुल शामिल देश कितने थे, तो कुल शामिल किए गए थे 57। याद रखिएगा 57 देश शामिल थे। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, आगे की ओर बढ़े। चलिए ठीक है, हो गया, हो गया, चलिए बिल्कुल। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट अगले क्रम पर आते हैं। तो करा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 हमने बताया कि ये आपका मतलब आप ऐसे समझिएगा कि ये गिविंग का मतलब देना। एक प्रकार से कोविड-19 के दौर में जब एक भूखमरी, बेरोजगारी, ये सारी चीजें चरम पर थी, लोग अपने जान को बचा करके भाग रहे थे, ऐसे में जो दानशीलता है, ऐसे में जो एक प्रकार से सहारा देने का है, उसके आधार पर रैंकिंग जारी की गई। और ये उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है, कैसे, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो जब हम ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो प्रश्न यह है कि इसका जारीकर्ता कौन है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 का जारीकर्ता कौन है, जब आपसे प्रश्न यह बनता है तो जारीकर्ता के तौर पर आप याद रखिएगा कि इसका जारीकर्ता है चैरिटी। ध्यान दीजिएगा, चैरिटीज एंड फाउंडेशन। कौन है, तो आप बताओगे कि इसका जारीकर्ता है चैरिटीज ऑफ फाउंडेशन। चैरिटीज ऑफ फाउंडेशन के द्वारा यह आपका क्या किया जाता है, तो ये आपका प्रमुख रूप से जारी किया जाता है।
दूसरे नंबर पर आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि इसमें प्रथम स्थान पर कौन है। तो जब आपसे पूछेगा कि प्रथम स्थान, तब आप बताओगे, किसको बताओगे, तो आप बताओगे इंडोनेशिया को। किसको बताओगे, तो प्रथम स्थान आप बताओगे इंडोनेशिया को। फिर आपसे पूछेगा इसी में कि जापान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, क्योंकि जापान बहुत हाईलाइटेड देश है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे प्रश्न बनता है जापान को, तो हमने बताया था कि जापान की रैंकिंग बेहद खराब थी, मतलब जापान आपके किस पायदान पर आया है, तो वर्ल्ड गिविंग के माध्यम में के मामले में वो अंतिम स्थान पर आया है, मतलब उसकी रैंकिंग हो गई 114वीं। कौन सी रैंकिंग हो गई, तो 114वीं रैंकिंग हो गई। और अगर इसी में आपसे पूछे कि भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो चूंकि याद रखेगा कि भारत की रैंकिंग है 14वीं। कौन सी रैंकिंग है, तो भारत की रैंकिंग इसमें है 14वें स्थान पर है, और अंतिम पायदान पर, मतलब लोगों की सहायता करने के मामले पर यह कोविड-19 में जापान अंतिम स्थान पर आया है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ बिल्कुल, जापान लास्ट। देखिए कुछ चीजें केवल इंपॉर्टेंट, केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें इसमें मैंने शामिल किया हुआ है। आइए अगले क्रम पर चलते हैं और नेक्स्ट लेते हैं आपका वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020। तो जब हम वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ध्यान दीजिएगा, जो हम आपसे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 की अगर हम आपसे बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि कौन जारी करता है। तो इसको याद रखिएगा कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अगर आपसे प्रश्न बनता है जारी करता, तो आप बताओगे कि इंस्टीट्यूट, ध्यान दीजिएगा कौन, तो जस्ट 1 सेकेंड, ये इंस्टीट्यूट, ध्यान दीजिएगा कौन जारी करता है, तो आप बताओगे कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। किसके, इकोनॉमिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कुल शामिल देश। प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुल शामिल देश। तो जब बात आएगी कुल शामिल देश की, तो याद रखिएगा कि इसमें कुल 163 देश शामिल किया गया। कुल कितने देश शामिल किए गए, तो याद रखिएगा कि 163। और सर्वाधिक खतरनाक आतंकवादी, अगर आपसे प्रश्न बनता है कि इसमें सर्वाधिक खतरनाक आतंकवादी किसको घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक खतरनाक जो आतंकवादी है वो तालिबान को। और इस समय तालिबान सबसे ज्यादा चर्चा में भी है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक खतरनाक तालिबानी, तो याद रखिएगा कौन, तो ये तालिबानी को। और आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक आतंकवाद प्रायोजित देश, मतलब सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित देश की बात करता है, तो आपको याद रखना अफगानिस्तान, और वर्तमान समय में भी वही सबसे ज्यादा पीड़ित है। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक आतंकवादी या सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित देश, तो सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित देश की बात जब आएगी, तो इसको याद रखिएगा कि अफगानिस्तान। कौन, अफगानिस्तान, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020, चलिए क्लियर करिए, आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए हो गया, चलिए मैक्सिमम कवर हुआ। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट। तो जब अगले क्रम पर आते हैं, तो देखिए नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 क्या कह रहा है, तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की अगर हम आपसे बात करते हैं दोस्त, तो देखिए चलिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की हम आपसे बात कर रहे हैं। चलिए मैक्सिमम, हाँ बिल्कुल, चलिए तो देखिए ये कह क्या रहा है, आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक पर।
तो सबसे पहले यूएस का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, मतलब अगर आपसे प्रश्न पूछे कि जारीकर्ता, तो जारीकर्ता के लिए याद रखेगा कि यूएस, जो यूएस का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चैम्बर ऑफ कौन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है यह इसके द्वारा प्रमुख रूप से जारी किया जाता है कि यूएस स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको जारी करता है। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि इसमें कुल कितने देश शामिल, तो याद रखिएगा कि अगर आपसे प्रश्न बनता है कि कुल शामिल देश, तो शामिल देश के लिए याद रखिएगा कि इसमें कुल शामिल 53, कितने, तो याद रखिएगा कि 53 देश इसमें कुल आपके क्या हुए, शामिल हुए। अब आपसे इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इसके अंतर्गत प्रथम स्थान पर कौन है, तो इसके अंतर्गत अगर हम प्रथम स्थान की बात करते हैं तो यूएसए कौन है, तो याद रखिएगा यूएसए प्रथम स्थान पर कौन है, यूएसए। अब अगर आपसे पूछता है कि भारत की रैंकिंग, तो याद रखिएगा अगर आपसे भारत की रैंकिंग की बात करता है तो भारत की रैंकिंग अगर आपसे 2021 की बात करता है तो 2021 में भी और 2020 में भी इसकी रैंकिंग कितनी है, तो याद रखिएगा कि 40वें स्थान पर, मतलब भारत की रैंकिंग दोनों वर्ष कौन सी है, 40वीं है, इसको याद रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021, याद रखिएगा दोस्त कि इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, तो इसमें भारत की रैंकिंग है आपकी कितनी, 40वीं। क्लियर हो गया। आइए अगले क्रम पर बढ़ते हैं और लेते हैं सेशन का अगला हेडिंग। क्या कह रहा है, कह रहा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 की हम बात करते हैं, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो किसी भी राष्ट्र में जो उसके नागरिक हैं कितने खुश हैं अपने सरकार से, कितने खुश हैं संसाधनों से और उनका कितना हैप्पीनेस जीवन बीत रहा है, इसकी एक समग्र रैंकिंग के तौर पर जारी किया जाता है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। तो ध्यान दीजिएगा कि संपोषणी विकास समाधान नेटवर्क जो है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संपोषणी विकास समाधान नेटवर्क है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसको याद रखिएगा कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पोषणी, ध्यान दीजिएगा संपोषणी, ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संपोषणी समाधान नेटवर्क है कौन है, तो संपोषणी समाधान नेटवर्क जो है यह इसके द्वारा प्रमुख रूप से क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। ठीक है। अब इसमें आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि विश्व प्रसन्नता के मामले में या विश्व का सबसे खुशहाल, विश्व का सबसे प्रसन्न देश कौन सा है, तो इसको जानने के लिए आपसे प्रश्न पूछेगा कि इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है। तो इस रैंकिंग में अगर आपसे प्रथम स्थान की बात आएगी तो याद रखिएगा फिनलैंड। कौन है, तो आप बताओगे दोस्त कि इसकी प्रथम रैंकिंग में है आपका कौन, फिनलैंड है। अगली बात आपसे पूछता है कि भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो जब भारत की रैंकिंग की बात होगी तो याद रखिएगा कि भारत की रैंकिंग है 139, मतलब 139वीं। कौन सी रैंकिंग है, 139वीं। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे दुखी राष्ट्र या दुनिया का सबसे अप्रसन्न राष्ट्र, यह भी पूछा जा सकता है ना कि दुनिया का सबसे अप्रसन्न राष्ट्र अगर आपसे कहता है तो अप्रसन्न राष्ट्र के तौर पर याद रखेगा, या सबसे दुखी राष्ट्र, तो वो होगा आपका क्या, वह होगा आपका अफगानिस्तान। कौन होगा, तो वो आपका होगा अफगानिस्तान। इसको याद रखना, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चला जाए। ले लिया, चलिए क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट अगले क्रम पर चलते हैं। देखिएगा अगला क्या कह रहा है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात कर रहा है। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक ये आपके लिए 2021, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा दोस्त क्या कह रहा है। सबसे पहले अगर आपसे कहा जा सकता है तो द हेरिटेज फाउंडेशन, मतलब अगर हम आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करते हैं तो ये अमेरिका की थिंक टैंक है। क्या, अमेरिका की थिंक टैंक, ये जो अमेरिका की थिंक टैंक संस्था है इसके द्वारा जारी किया जाता है, जिसका नाम है द हेरिटेज फाउंडेशन। ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमेरिका की थिंक टैंक संस्था का क्या नाम है, तो आप इसको याद रखिएगा द हेरिटेज फाउंडेशन। क्या याद रखना है, द हेरिटेज, याद रखिएगा द हेरिटेज
द हेरिटेज फाउंडेशन, द हेरिटेज फाउंडेशन याद रखिएगा। अब प्रश्न ये है कि इसमें 2021, चूंकि सूचकांक की अगर हम आपसे बात करते हैं तो ये सूचकांक 2021 का है। प्रश्न ये कह रहा कि इसमें कुल कितने देश शामिल किए गए थे। तो अगर आपसे प्रश्न बनता है कि कुल शामिल, अगर प्रश्न बनता है कि कुल शामिल देश, तो कुल शामिल देश के तौर पर आपको याद रखना है 184 देश को। कितने देश, तो याद रखिएगा कि इसमें कुल शामिल देश हैं 184 देश। अगली बात कि पहला स्थान, या आपसे प्रश्न अगर बन जाए और वो कहे कि शीर्ष स्थान, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है, तो जब आपसे शीर्ष स्थान की बात कहेगा तो याद रखना दोस्त कि इसमें शीर्ष स्थान पर है आपका कौन, सिंगापुर। कौन है, तो शीर्ष स्थान पर है आपका सिंगापुर। अब आपसे प्रश्न बनता है कि इसमें भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो जब भारत की रैंकिंग की बात आएगी तो 121वां, कितनी, 121वें स्थान पर आपका कौन है, तो याद रखिएगा कि 121वें स्थान पर है आपका भारत। और अगर स्वतंत्रता के मामले में सबसे निचले पायदान पर, तो पूरी दुनिया में आप जानते हैं उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन फेमस है। तो अगर आपसे प्रश्न बनता है कि सबसे अंतिम पायदान पर, सबसे निचले पायदान पर कौन है, तो आप बताओगे कि ध्यान दीजिएगा कि इसमें अंतिम स्थान पर है उत्तर कोरिया। अगर आपसे पूछता है तो इसमें याद रखिएगा कि अंतिम स्थान अगर आपसे कहता है तो आपको याद रखना अंतिम स्थान पर है आपका कौन, उत्तर कोरिया या उत्तरी कोरिया, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चला जाए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चला जाए। हो गया, हो गया। आइए नेक्स्ट अगले क्रम पर चलते हैं और लेते हैं सेशन का नेक्स्ट हेडिंग। चलिए चलिए नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं। करा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ये ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसका इंपॉर्टेंट है कौन जारी करता है, याद रखिएगा। तो अगर हम आपसे कहें कि इसका जारी करता कौन है, तो आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ध्यान दीजिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विश्व आर्थिक मंच। तो याद रखिएगा इसका जारी करता कौन है, तो आप बताओगे कि विश्व आर्थिक, याद रखिएगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह आपका प्रमुख रूप से जारी किया जाता है। दूसरा, ये 4 उपागम पर जारी किया था। जो लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है या ये जो रिपोर्ट जारी होता है, ये 4, ध्यान दीजिएगा कि इसका 4 मानदंड होता है या इसका 4 उपागम होता है। क्या होता है, 4 मानदंड या इसका 4 उपागम होता है। तो वो चारों उपागम क्या होते हैं, आर्थिक भागीदारी और अवसर। मतलब पहला क्या होता है, तो याद रखिएगा कि आर्थिक भागीदारी। जैसे आपसे पूछा था ना कि बजट कितने बिंदुओं पर आधारित था, बजट में कौन शामिल नहीं था, इस तरीके से आपसे प्रश्न बना था। तो याद रखिएगा कि आर्थिक भागीदारी और अवसर इसका पहला मानदंड होगा, और अवसर ये इसका पहला मानदंड होगा। जब हम दूसरे नंबर पर आते हैं, दूसरे नंबर की बात करते हैं, तो शिक्षा प्राप्ति, क्या, शिक्षा प्राप्ति याद रखिएगा इसका दूसरा मानदंड है। क्या, शिक्षा प्राप्ति इसका दूसरा मानदंड होगा। तीसरे नंबर पर बात करते हैं तो स्वास्थ्य और उत्तरजीविता क्या होगा दोस्त, तो याद रखिएगा कि स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, इसको याद रखिएगा। और अगर हम चौथे मानदंड की बात करते हैं तो राजनीति सशक्तिकरण, ये याद रखिएगा, या राजनीति मजबूती आप कह सकते हैं या सशक्तिकरण कह सकते हैं, ये 4 मानदंड होगा। तो पहले आप इसको कवर करिए, फिर हम अभी आपको इसमें बताएं कि फर्स्ट पर शीर्ष पर कौन है, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि ये याद रखिएगा, जैसे अभी आपने देखा होगा ना एग्जाम हुआ था जीआईसी का, और जीआईसी में ये प्रश्न आपसे पूछ लिया था कि बजट निम्नलिखित में से किस बिंदुओं पर आधारित नहीं था। तो इसमें भी कह सकता है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट निम्नलिखित में से किन मानदंडों के आधार पर नहीं जारी होता, और कुछ इसमें उल्टा सीधा डाल देगा। पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत आगे की ओर चलें। चलिए हो गया, आइए अगले क्रम पर चलते हैं और आगे की ओर चलते हैं। चलिए हो गया, आइए। तो आप देखिए इसी में आपसे जैसे ये पूछा जा सकता है कि शीर्ष राष्ट्र कौन सा है,
तो शीर्ष राष्ट्र से जब अगर आपसे प्रश्न आता है, किससे, अगर आपसे प्रश्न बनता है शीर्ष राष्ट्र से, तो वैश्विक आंतरिक जो अंतराल रिपोर्ट है, तो इसमें 3 आपसे प्रथम द्वितीय तृतीय पूछा जा सकता है। तो आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, क्या याद रखिएगा, आइसलैंड, फिनलैंड, दूसरे नंबर पर क्या, फिनलैंड, और आपका तीसरे नंबर पर कौन होगा, तो तीसरे नंबर पर होगा आपका नॉर्वे, ये याद रखना। तो आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ये प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्थान पर है। अब अगर आपसे प्रश्न बनता है कि इस रैंकिंग में भारत का क्या मतलब स्थान है, या भारत कहां पर है, तो याद रखिएगा कि भारत 140वें, किस पर, तो 140वें स्थान पर है दोस्त, याद रखिएगा कौन, भारत। और अंतिम स्थान पर की बात करते हैं तो 156वें स्थान पर कौन है, तो याद रखिएगा कि अंतिम पायदान पर होगा आपका अफगानिस्तान। कौन होगा, तो आप बताओगे कि अंतिम पायदान पर कौन है, तो आप बताओगे अफगानिस्तान। कौन है, अफगानिस्तान। चलिए, तो लैंगिक अंतराल का मतलब कि यहां जो लिंग समानता है वो सबसे गड़बड़ के मामले में, जैसे पुरुष और महिलाओं के मामले में असमानता की बात कर रहा है। तो चलिए नोट डाउन करिए और आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए नोट डाउन करिए, आगे की ओर बढ़ा जाए। हो गया, यहां तक हो गया। आइए चलिए देखिए, अभी 30 क्वेश्चन भी है, 2 घंटे का सेशन है, आराम से इसको अच्छे से कवर करिए। आज का सेशन आप ध्यान दीजिएगा कि लगभग 2 से 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये याद रखिएगा। आइए बात करते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 की। अगर हम आपसे बात करते हैं तो आइए देखते हैं कि ये पॉइंट्स क्या कह रहे हैं और ये इससे संबंधित क्या डिटेल है। तो आइए, सबसे पहला जारीकर्ता, तो याद रखिएगा कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये स्विट्जरलैंड की संस्था है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। कौन, तो याद रखिएगा कि इंस्टीट्यूट फॉर आपका कौन है, तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट, याद रखिएगा मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये इसके द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है, या यह आपका जारीकर्ता आपका क्या है, संस्था है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये भी पूछा जा सकता है कि यह आपका कहां की संस्था है, तो इसको याद रखिएगा कि यह संस्था आपकी प्रमुख रूप से कहां की है, स्विट्जरलैंड की। दूसरा, ये 4 कारकों पर मतलब जारी किया जाता है। जो प्रतिस्पर्धा है तो ये प्रतिस्पर्धा 4 मानकों पर आधारित है, या ये 4 बिंदुओं पर बेस्ड करके जारी किया जाता है। किस पर, आर्थिक प्रदर्शन पर, सरकारी दक्षता पर, और व्यावसायिक दक्षता पर, और आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर आप जिसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि अगली बात यहां से पूछता है कि यह 4 कारक पर आधारित है। देखिए, जो चीजें इंपॉर्टेंट ज्यादा हैं इनको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल भी मैं कर दे रहा हूं, ताकि देखिए मूल लक्ष्य यही है। 2 सीटें कम है, आपका 1800 सीटें हैं, तो इसका मतलब आप कंपटीशन आप समझ सकते हैं कि 3 लाख 4 लाख बच्चे केवल 1600-1800 के लिए फाइट करेंगे, और उसमें मतलब कंपटीशन का लेवल आपका क्या होगा, अप डाउन होगा। तो इसको याद रखिएगा, एक एक नंबर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे। अब जैसे आज का है, अब कल मैं ये ले लूंगा कि जैसे टाइम पत्रिका हो गया, अन्य प्रकार की जो मैगजीन है, फॉर्च्यून हो गया, विश्व धरोहर की को कुछ मैं ले लूंगा, तो इनको कल कवर करा दूंगा। फिर मैं परसों पुरस्कार ले लूंगा, अगले दिन मैं फिर पूरे राष्ट्रीय खबर ले लूंगा, उसके अगले दिन खेल ले लूंगा। तो ऐसे करके शनिवार तक हमारा एक ऐसा होगा कि अगर आप लग करके अगर आप करते हैं तो ये आपके करंट अफेयर्स में 20, 22, 25 नंबर तक हम लेकर के चलेंगे, इन्हीं चीजों से जोड़ करके। इसको याद रखिएगा। तो 4 कारक पर ये आधारित है। किस पर, तो याद रखिएगा कि पहले नंबर पर आपका क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि आर्थिक प्रदर्शन आपका हो गया, पहले नंबर पर आर्थिक प्रदर्शन हो गया। जब दूसरे नंबर की बात की जाती है तो दूसरे नंबर पर याद रखिएगा कि क्या हो गया, सरकारी दक्षता हो गया।
तीसरे नंबर की बात की जाती है तो तीसरे नंबर पर याद रखेगा व्यावसायिक दक्षता। क्या होगा? व्यावसायिक दक्षता हो जाएगा। ये आपका कितने नंबर पर? तो याद रखेगा कि व्यावसायिक दक्षता हो जाएगा तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर की बात करते हैं, इंफ्रा की बात करता है और हम इसको बोलते हैं आधारभूत संरचना। क्या बोलते हैं दोस्त? तो याद रखिएगा कि आधारभूत संरचना हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कुल शामिल देश, अगर आपसे प्रश्न बनता है कि इसमें कुल शामिल कितने देशों को किया गया था, तो कुल शामिल देश के तौर पर आपको याद रखना है कि इसमें कितने शामिल है? 64 देश। कितने? तो 64 देश इसमें क्या किए गए? शामिल किए गए। ठीक है, तो चलिए अब आपसे यहां पर यह भी पूछा जा सकता है पहला, दूसरा, तीसरा और भारत। पहले इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए तब आगे की ओर चलें। चलिए चलिए, हो गया? आइए, चलिए बिल्कुल, तो हो गया। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट। तो अब हम अगर इसी से रिलेटेड जो इसका जारी करता और जो अन्य चीजें हैं, तो देखिए अगर हम विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक की बात करते हैं तो जैसे हमने आपको बता दिया कि इसमें कुल कितने शामिल, तो आपने कहा कि इसमें कुल 64 देश शामिल। अब आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि शीर्ष राष्ट्र, क्या पूछा जा सकता है? तो आपको इसमें पूछा जा सकता है शीर्ष राष्ट्र। और जब हम शीर्ष राष्ट्र की बात करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब पहले रैंकिंग की अगर हम आपसे बात करते हैं तो पहले रैंकिंग पर याद रखेगा स्विट्जरलैंड। क्या याद रखना है आपको? कि पहले रैंकिंग पर स्विट्जरलैंड है। और अगर आपसे जब दूसरा पूछता है तो दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है कि दूसरे नंबर पर इसमें कौन है? तो स्वीडन है। और अगर आपसे तीसरे रैंकिंग की बात की जाती है तो याद रखेगा कि तीसरे नंबर पर आपका आएगा डेनमार्क। कौन आएगा दोस्त? डेनमार्क आएगा। अब अगली बात आपसे पूछी जा सकती है कि इसमें भारत की क्या रैंकिंग है या इसमें भारत का क्या स्थान है? तो याद रखिएगा कि इसमें भारत 43वें, किसमें? तो 43, भारत इसमें 43वें स्थान पर रहा। ये आपको याद रखना। चलिए क्लियर हो गया? आइए चलिए चलिए, हो गया। चलिए आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट। देखिए हमने शुरुआत में ही बता दिया था इस सेशन को आपको लाइव देखना है, बात के लिए आप कुछ भी चीजें छोड़ेंगे नहीं। आइए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हम 2021 की बात करते हैं। जब 2021 की बात करते हैं तो देखिए अगर हम इसमें शामिल देश की बात करें तो इसमें कुल शामिल देश अगर हम आपसे बात करते हैं तो इसमें याद रखिएगा कि कुल शामिल देशों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें कुल शामिल देश हैं 180 देश। कितने देश शामिल हैं? तो याद रखिएगा दोस्त कि 180 देश शामिल है। दूसरा, अगर आपसे इसी में प्रश्न पूछता है कि प्रथम स्थान पर कौन है, तो इसमें याद रखिएगा कि वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के मामले में इसमें प्रथम स्थान पर है नॉर्वे। और अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम भारत की बात करते हैं तो याद रखिएगा 142वें स्थान पर 142, मतलब लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ माना जाता है किसको? तो लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ माना जाता है प्रेस को। और प्रेस के मामले में भारत की रैंकिंग 142वां है। और सबसे ज्यादा प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला विश्व का राष्ट्र कौन सा है? तो नॉर्वे है। इसको याद रखिएगा। क्लियर हो गया? आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए हो गया। आइए नेक्स्ट अगले क्रम पर आते हैं। तो आइए अगला देखते हैं, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021। ये भी इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए ये है ना कि बिना वीजा के कितने देशों में, किसी भी पासपोर्ट को बिना वीजा के कितने देशों में अनुमति प्राप्त है, इसके आधार पर सूचकांक जारी किया जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? तो इसमें याद रखिएगा कि हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। किसके द्वारा? तो पार्टनर्स के द्वारा ये आपका जारी किया जाता है इसको। अब दूसरी बात याद रखिएगा कि पासपोर्ट की मजबूती शामिल करता है। तो दूसरी बात आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कुल शामिल देश,
इसमें क्या पूछा जा सकता है, इसमें कुल शामिल देश की हम बात करते हैं तो 199 देश, कितने देश, तो याद रखिएगा कि 199 देश इसमें शामिल हुए। और अगली बात आपसे पूछी जा सकती है कि इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा या इसमें प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ, तो प्रथम स्थान के तौर पर याद रखिएगा कि 100 जो आपका 99 देश इसमें शामिल किए गए थे, तो ये याद रखेगा कि इसमें आपकी प्रथम रैंकिंग किसकी आई है, तो प्रथम रैंकिंग आई है जापान की। किसकी आई है, जापान की। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत ध्यान दीजिएगा 90वें स्थान पर है। किस स्थान पर है, तो इसमें भारत को याद रखिएगा कि जो हम बात करते हैं तो भारत आपका 90वें स्थान पर है। इसे आपको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर हो गया। अब देखिए भारत के देश कितने देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं, यह प्रश्न बनता है। तो जैसे जापान की बात करते हैं तो 193 देश में, कितने देश में, तो 193 देश में बिना वीजा के जा सकते हैं। लेकिन अगर हम भारत के स्थान की बात करते हैं तो भारत की रैंकिंग 90वां है। कितनी है, 90वीं रैंकिंग है। और भारत के लोग मात्र और मात्र 58 देशों में, कितने, 58, याद रखिएगा 58 देशों में ये जा सकते हैं बिना वीजा के। इसको याद रखना है। तो हेनले पासपोर्ट जो सूचकांक है ये 2021। क्लियर हो गया। चलिए आइए, बिल्कुल, हाँ, इसमें देखिए भारत कितने देशों में जा सकता है, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये चीजें भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं और अगले क्रम पर चलिए और देखेंगे वैश्विक शांति सूचकांक 2021। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करते हैं, यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्त क्या कह रहा है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 की अगर हम आपसे बात करें तो सबसे पहले यह कहता है कि जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। मतलब इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। इसको याद रखिएगा। अब ये कहां, तो याद रखिएगा कि यह संस्था कहां स्थित है, तो यह संस्था आपकी ऑस्ट्रेलिया स्थित है। कहां की, तो ये ऑस्ट्रेलियाई है। और वैश्विक शांति मतलब विश्व का सबसे शांतिमय देश की बात करता है। तो इसको आपको बताना है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें कुल शामिल देश, अगर आपसे प्रश्न बनता है कि इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया, तो याद रखिएगा 163 देश। कितना देश, तो याद रखिएगा 163, 163 देश इसमें भाग लिया, शामिल हुए। अब कह रहा है 3 विषय पर जारी किया गया, केवल सुन लीजिए क्या, तो जारी किया गया कि समाज में बचाव सुरक्षा, और जो मतलब समाज में बचाव सुरक्षा का जो स्तर है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का जो प्रसार है, और तीसरा सैनिकरण का स्तर है। और इसके आधार पर याद रखिएगा कि विश्व का सर्वाधिक जो शांत देश है, विश्व का जो सबसे ज्यादा शांत देश है, वो याद रखिएगा कौन सा है, तो इसको याद रखिएगा कि आइसलैंड है। कौन है, तो इसमें जो सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा, या आप कह सकते हैं पहली रैंकिंग है, वो आपका आइसलैंड है। इसे आपको याद रखना है। हो गया। चलिए, तो ये आपका, चलिए आइए नेक्स्ट अगले क्रम पर चलते हैं और नेक्स्ट आते हैं वैश्विक युवा विकास सूचकांक। चलिए बताएंगे वैश्विक युवा, आपको बताना है। चलिए, अच्छा ऊपर एक छूटा है क्या, एक बार देख लेते हैं हम। ये वाला, अच्छा वैश्विक नवाचार का छूटा हुआ है क्या, चलिए आइए देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। चलिए चलिए आइए, तो देखिए, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आइए, तो सबसे पहले हम वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करते हैं। जो हम वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करते हैं तो वैश्विक जो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन है उसके द्वारा जारी किया जाता है। जस्ट 1 सेकेंड मैं ऊपर कर लूं। तो अगर हम वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि जारीकर्ता कौन है, तो विश्व बौद्धिक संपदा जो संगठन है इसके द्वारा। तो ये याद रखिएगा कि विश्व बौद्धिक, क्या, विश्व बौद्धिक
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा यह आपका प्रमुख रूप से क्या किया जाता है, तो के द्वारा यह प्रमुख रूप से जारी किया जाता है। अब अगर आपसे इसमें बनता है कि लगातार 11वीं बार, मतलब लगातार 11वीं बार शीर्ष स्थान पर, लगातार 11वीं बार शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो याद रखिएगा कि लगातार 11वीं बार अगर हम शीर्ष स्थान की बात करते हैं तो दोस्त याद रखिएगा कि रहा आपका कौन, ये है आपका स्विट्जरलैंड। कौन रहा, तो इसको याद रखिएगा कि लगातार शीर्ष स्थान पर 11वीं बार, मतलब ये कौन सी बार, तो याद रखिएगा 11वीं बार, ये भी बात आपसे पूछी जा सकती है, स्विट्जरलैंड रहा। भारत का अगर आपसे स्थान पूछता है, अगर आपसे भारत के स्थान की बात करता है तो भारत के संदर्भ में याद रखिएगा कि 46वां, मतलब कौन सा नंबर, तो 46वां। और अगर आपसे भारत का पूछता है 2020 का कि 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी थी या 2020 में भारत किस स्थान पर था, तो याद रखिएगा कि 2020 में भारत था 48वें स्थान पर। किस स्थान पर था, 48वें स्थान पर था। और ये किस वर्ष का है, तो इसको याद रखिएगा कि यह आपका वर्ष 2021 का है। और अंतिम स्थान की बात अगर आपसे करेगा तो अंतिम स्थान पर है आपका अंगोला। कौन है, तो याद रखिएगा अंतिम स्थान पर आएगा आपका कौन, अंगोला आएगा। और कुल शामिल कितने थे, तो याद रखिएगा कुल शामिल 132 देश इसमें कुल क्या थे, शामिल थे। क्लियर हुआ, तो चलिए नोट डाउन करिए इसको। बिल्कुल, आइए चलिए, बिल्कुल हो गया। आइए नेक्स्ट अगले क्रम पर आते हैं और नेक्स्ट लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, वैश्विक युवा विकास सूचकांक। जो हम वैश्विक युवा विकास सूचकांक की बात करते हैं तो राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन के द्वारा यह जारी किया जाता है। याद रखिएगा कि ये जैसे अब सीधा सीधा प्रश्न कहता है तो एकदम साफ साफ याद रखिएगा कि राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा, राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा यह आपका प्रमुख रूप से क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। दूसरी बात कि अगर आपसे पूछता है कि ये जो 2020 का ये सूचकांक है, इस 2020 के इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो जब हम शीर्ष स्थान की बात करते हैं तो शीर्ष स्थान के लिए याद रखिएगा कि इसमें आपका सिंगापुर, मतलब पहले स्थान पर कौन है, तो याद रखिएगा दोस्त कि इसमें पहले स्थान पर है आपका कौन, सिंगापुर। और अगर आपसे पूछता है भारत, तो भारत के संदर्भ में याद रखिएगा कि इसमें भारत की 122वीं रैंकिंग है। कौन सी रैंकिंग है, तो आप बताओगे 122वीं रैंकिंग है। और कुल कितने शामिल हुए हैं, तो शामिल के लिए याद रखिएगा अगर आपसे प्रश्न बनता है कि इसमें कुल कितने राष्ट्र को शामिल किया गया है, तो आपको याद रखना है कि 181 देश इसमें क्या है, शामिल है। और अंतिम स्थान अगर आपसे बनता है तो अंतिम स्थान के लिए याद रखिएगा कि अंतिम स्थान है किसका, चार्ट का। किसका है, तो चार्ट का, ये याद रखिएगा। चलिए हो गया, हाँ बिल्कुल। आइए नेक्स्ट अगले क्रम पर चलते हैं। आइए सेशन का नेक्स्ट लेते हैं, तो अगले क्रम पर आते हैं। चलिए आइए, मैंने कहा था आज 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेंगे, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेंगे। और ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए विशेष करके क्वेश्चन है। कह रहा भारतीय खाद्य सुरक्षा, आइए पढ़िए। कह रहा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है, केरल है, गुजरात है, तमिलनाडु है और कह रहा है गोवा है। आपको बताना है, इसने ध्यान दीजिएगा कि ये सितंबर की घटना है और इसने जो सूचकांक जारी किया इसमें पूछ रहा है कि पहले स्थान पर कौन है। तो इसमें देखिए 3 भागों में विभाजित किया गया था, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। जैसे मैं यहां पर तीनों बता दूं आपको कि बड़े राज्य, छोटे राज्य, बड़े राज्य, छोटे राज्य और एक आपका कह रहा है कौन सा, तो याद रखिएगा एक है आपका केंद्र शासित प्रदेश। छोटे राज्य, बड़े राज्य और आपका कौन है, तो याद रखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो देखिए
अगर हम शीर्ष स्थान किसकी बात करें, बड़े राज्यों की, तो बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर आया है आपका कौन सा, गुजरात। ठीक है, तो शीर्ष में बड़े राज्यों पर कौन आया, गुजरात। ये देखिए, ये मतलब आपका 2021 का है, 2020 की बात नहीं कर रहे हैं हम, 2021 की बात कर रहे हैं। तो बड़े राज्यों में शीर्ष पर गुजरात आया। छोटे राज्यों में शीर्ष पर कौन आया है, तो दोस्त याद रखिएगा कि छोटे राज्यों में शीर्ष पर आया है गोवा। और जो संघ राज्य की अगर हम बात करते हैं तो इसमें शीर्ष पर आया है जम्मू एंड कश्मीर, ये याद रखिएगा। तो बोलिए इसका राइट जवाब क्या होगा, तो ये देखिए सितंबर 2021 की घटना है, तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कितना होगा, तो इसको याद रखिएगा, इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ, आइए, बिल्कुल गुजरात मैक्सिमम का जवाब भी आ रहा है। ये चीजें याद रखेगा, बड़ा राज्य का प्रयोग कर सकता है, छोटा राज्य का प्रयोग कर सकता है, और संघ शासित प्रदेश शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2, सुजलाम अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सुजलाम अभियान, तो देखिए आजादी का अमृत महोत्सव आप मनाया जा रहा है, तो आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर या इसी के रूप में ध्यान दीजिएगा कि ये जो जल शक्ति मंत्रालय है, मतलब सुजलाम अभियान, एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है किसके द्वारा, तो याद रखिएगा कि यह आपका जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अब प्रश्न पूछा कि किससे संबंधित है, तो कह रहा सीमा सुरक्षा से, मंदला नहीं होगा, गंदला होगा, गंदा जल होगा, या गंदला इसको बना लीजिएगा। तो करा कि गंदला जल प्रबंधन और करा शिक्षण प्रबंधन। तो ध्यान दीजिएगा इसमें प्रयोग किया गया है कि यह अवशिष्ट, ध्यान दीजिएगा, यह अवशिष्ट जल प्रबंधन के लिए ये आपका प्रमुख रूप से जारी किया गया है। तो इसका मतलब अभियान प्रारंभ किया गया है। तो ये याद रखिएगा, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रमुख रूप से जो अपशिष्ट जल है उसका जो गलत तरीके से जाकर के नदियों इत्यादि बड़े जलाशयों को दूषित कर रहा है, कल कारखानों उद्योग धंधों से जो डायरेक्ट जल जा रहा है, तो इन चीजों को लेकर के, तो बोलिए प्रश्न नंबर 2 का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के क्रम पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत जारी इंडिया रैंकिंग 2021 में किस उच्च शिक्षण संस्थान को समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान की बात कर रहा है, आपको बताना है, समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि आईआईटी मद्रास को मिला है, आईआईटी बेंगलुरु को, आईआईटी बॉम्बे को, और कह रहा है कि आईआईटी दिल्ली को। तो देखिए इसमें 3 बात याद रखिएगा कि इसमें 3 श्रेणी शामिल हुई है। कौन कौन सी, तो एक श्रेणी है समग्र श्रेणी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कौन सी श्रेणी, तो याद रखिएगा कि समग्र श्रेणी हो गया। फिर एक आपसे पूछा जा सकता है विश्वविद्यालय श्रेणी, कौन सी श्रेणी, तो इसको याद रखिएगा कि विश्वविद्यालय श्रेणी आपसे पूछा जा सकता है। और एक श्रेणी आपसे पूछा जा सकता है कॉलेज श्रेणी, कौन सी श्रेणी, तो कॉलेज एवं अनुसंधान श्रेणी, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो जब हम कॉलेज श्रेणी की बात करते हैं तो देखिए तीनों में किसकी किसकी क्या रैंकिंग रही है। तो जब हम बात करते हैं समग्र श्रेणी में तो आईआईटी मद्रास, कौन, तो याद रखिएगा कि आईआईटी मद्रास, इसकी रैंकिंग कौन सी है, तो आईआईटी मद्रास की रैंकिंग है समग्र श्रेणी वाले में मामले में प्रथम, ठीक है। और अगर हम आपसे बात करते हैं विश्वविद्यालय और अनुसंधान श्रेणी की, तो विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान श्रेणी में आपका बेंगलुरु कौन है, तो याद रखिएगा कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, मतलब कौन है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ध्यान दीजिएगा कौन है, तो ये है आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। ये किस वाले मामले में, तो विश्वविद्यालय श्रेणी में। और आपसे जैसे कह सकता है कि जो गिरंडा हाउस है, ये आपका गिरंडा हाउस यह मुख्य रूप से किस में है, तो कॉलेज श्रेणी में। इसको याद रखिएगा कि ये आपका कौन सा, तो ये आपका गिरंडा हाउस, और ये किस मामले में है, तो इसको याद रखिएगा कॉलेज श्रेणी में। तो इसका आईआईटी मद्रास। बोलिए प्रश्न नंबर 3 का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले क्रम पर चलते हैं। चलिए हाँ बिल्कुल हो गया, क्लियर हुआ, हाँ। अच्छा कुछ पूछ रहे हैं क्या, चलिए
हाँ बिल्कुल, साइंस में बेंगलुरु। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। करा भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2020 के किस मतलब जो 2020 का पुरस्कार है किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात को, केरल को, मध्य प्रदेश को और ऑप्शन नंबर डी करा कि उत्तर प्रदेश को। ये आपको बताना है कि किसको, मतलब ये 2020 का जो स्मार्ट सिटी पुरस्कार है इस मामले में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है। तो देखिए 1, 2, 3 इसमें याद रखिएगा कि आपसे पहला पूछा जा सकता है, दूसरा पूछा जा सकता है और तीसरा पूछा जा सकता है। और चूंकि यूपी का ये भी एक करंट अफेयर्स है तो इसके लिए याद रखिएगा कि पहले स्थान पर आपका कौन है, तो पहले स्थान पर है आपका उत्तर प्रदेश। पहले स्थान पर कौन है तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर अगर आपसे पूछता है तो आप बताओगे कि दूसरे स्थान पर है आपका कौन, मध्य प्रदेश। और तीसरे स्थान पर अगर आपसे पूछता है तो आप बताओगे तमिलनाडु। किसको बताओगे तो आप बताओगे तमिलनाडु। लेकिन देखिए ये 2020 दिसंबर का करंट अफेयर्स है और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है क्या कि अगर सिटी अवार्ड में प्रथम स्थान पर कौन रहा तो याद रखें इंदौर और सूरत, ये दोनों इंदौर और सूरत सिटी अवार्ड में प्रथम स्थान पर कंबाइंड रूप से थे। तो अगर आपसे पूछता है कि सिटी अवार्ड के मामले में, तो सिटी अवार्ड के मामले में याद रखिएगा कि सूरत और इंदौर, मतलब कौन, तो याद रखिएगा कि सूरत और इंदौर ये दो के दोनों क्या हैं तो संयुक्त रूप से, मतलब ये दो के दोनों कैसे हैं तो इसको याद रखिएगा ये कंबाइंड संयुक्त रूप से। लेकिन इस श्रेणी में एक चीज और पूछा जा सकता है कि लीडरशिप अवार्ड में प्रथम स्थान, जैसे आपसे प्रश्न ये भी कह सकता है कि लीडरशिप अवार्ड के मामले में कौन सा आपका शहर शीर्ष पर रहा है लीडरशिप के मामले में, तो ये याद रखेगा कि अहमदाबाद। कौन, तो इसको आपको याद रखना है दोस्त, कौन, तो इसको आप याद रखिएगा अहमदाबाद। कौन होगा, अहमदाबाद। क्लियर हो गया। तो चूंकि आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 4 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चूंकि उसने पूछा है पहला स्थान प्राप्त हुआ है तो प्रश्न नंबर 4 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हाँ बिल्कुल हो गया। आइए अगले क्रम पर चलते हैं, और लेते हैं सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा लद्दाख में एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, उसका क्या नाम है? तो देखिए याद रखिएगा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। बी कह रहा है कि क्या इसका नाम लद्दाख केंद्रीय विश्वविद्यालय। सी कह रहा स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय। डी कह रहा गुरु रामानंद विश्वविद्यालय है। पहली बार किसी नदी के नाम पर विश्वविद्यालय, याद रखिएगा सिंधु, ये नदी के नाम पर रखा गया है। तो इसको याद रखिएगा कि इसका राइट जवाब आपका क्या होगा, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको याद रखिएगा कि सिंधु केंद्रीय, याद रखिएगा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसको क्लियर हो गया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। विश्व का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क कहां बनाया जा रहा है? ए कह रहा कि लद्दाख में बनाया जा रहा है, बी कह रहा सिक्किम में बनाया जा रहा है, सी कह रहा जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है और ऑप्शन नंबर डी कह रहा कि अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। आपको बताना है कि विश्व का, तो देखिए इसको एक चीज याद रखिएगा दोस्त, क्या कि उमलिंग ला दर्रा जो है, उमलिंग ला दर्रा जो है ये यहां पर आपका प्रमुख रूप से निर्मित किया जा रहा है। और ये दर्रा आपका प्रमुख रूप से कहां, तो आप बताओगे कि यह दर्रा आपका प्रमुख रूप से कहां है, लद्दाख में। अगर आपसे पूछता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है तो 19,300 फीट। याद रखिएगा कि 19,300 फीट की ऊंचाई पर यह आपका निर्मित हो रहा है, यह आपका बन रहा है और यह विश्व का सबसे ऊंचा मतलब मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया जा रहा है। तो बोलिए इसका राइट जवाब क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 6 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उमलिंग ला दर्रा जो है तो ये यहां निर्मित किया जा रहा है। क्लियर हो गया। आइए सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं।
कह रहा उच्च शिक्षण संस्थानों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के नामांकन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा कि क्या? गुजरात है। तो आपको बताना है कि ये जो भारतीय उच्च शिक्षा 2019-20 का है, ये मतलब इसका रिपोर्ट किसने जारी किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया। और नामांकन के मामले में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर याद रखिएगा आपका उत्तर प्रदेश रहा। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट जवाब क्या है? प्रश्न नंबर 7 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 8 के मामले में। कह रहा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किया जा रहा है। आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क निम्नलिखित में से कहां? तो ध्यान दीजिएगा कि 4750 मेगावाट की कितनी? तो 4750 मेगावाट का यह आपका देखिए सबसे बड़ा पूछा है, ये याद रखिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो भारत का ये सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है और ये याद रखिएगा किसके द्वारा? तो ये एनटीपीसी जो आपका एनर्जी रिन्यूएबल है, इसके द्वारा ये स्थापना किया जा रहा है। तो ये कहां? तो इसको याद रखना कि ये गुजरात के कच्छ में। कहां? तो इसको याद रखिएगा कि यह आपके गुजरात के कहां? कच्छ में स्थापित किया जा रहा है। तो ये गुजरात का कच्छ, इसका राइट जवाब होगा प्रश्न नंबर 8 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आएंगे प्रश्न नंबर 9 के क्रम पर। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल कहां पर स्थित है? आपको बताना है कर्नाटक में स्थित है, केरल में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि क्या यह महाराष्ट्र में स्थित है। आपको बताना है अंबोली जैव विविधता स्थल यह आपका प्रमुख रूप से कहां पर स्थित है? तो देखिए आप जानते हैं महाराष्ट्र का सिंधु दुर्ग जिला। कहां? तो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र का सिंधु दुर्ग जिला, क्या? महाराष्ट्र का जो सिंधु दुर्ग जिला है, ये सिंधु दुर्ग जिले में यह आपका प्रमुख रूप से ये जैव विविधता स्थल आपका घोषित किया गया है। और यह आपका जो प्रश्न पूछा है तो इसके हिसाब से आपका राइट जवाब क्या होगा? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब प्रश्न नंबर 9 का राइट जवाब क्या है? प्रश्न नंबर 9 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 के क्रम पर चलते हैं। कह रहा सघन मिशन इंद्रधनुष, आपको बताना है कि सघन मिशन इंद्रधनुष का संबंध प्रमुख रूप से किससे है? तो कह रहा है कि जो सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 है, कह रहा है टीकाकरण से संबंधित है, उर्वरक से संबंधित है, फसल बीमा से, और कह रहा है रक्षा सुरक्षा से संबंधित है। आपको इसका सही जवाब कमेंट करना है। तो देखिए आप जानते हैं कि भारत सरकार जो 25 दिसंबर 2014 को ये मिशन इंद्रधनुष को शुरू की थी। मतलब कब? तो याद रखिएगा 25 दिसंबर 2014 को। जैसे आपसे केवल प्रश्न इतना बन जाए कि मिशन इंद्रधनुष कब, तो ये याद रखिएगा कि 25 दिसंबर 2014 को। जैसे पुरानी योजनाएं भी एक एक पूछी जा सकती हैं। तो 25 दिसंबर 2014 को ये क्या किया गया था? तो याद रखिएगा कि 25 दिसंबर 2014 को यह किया गया था प्रारंभ। एक तो पहली बात ये क्लियर हो गई। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 100% टीकाकरण करना। क्या मतलब? जो 2 वर्ष के बालक हैं ये, और इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं इनका, मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं इनका 100%, इनका 100% इनका टीकाकरण करना, 100% टीकाकरण करना, ये इसका क्या रखा गया? पर्पज रखा गया या इसका उद्देश्य रखा गया। और 8 अक्टूबर 2017 को सघन मिशन इंद्रधनुष और टीकाकरण को, ये ध्यान दीजिएगा कि मतलब एक कवरेज देने के लिए 2019 है ये, मतलब यहां तक जो आपका पहला वो रखा गया। फिर 2019 से मार्च 2020 तक इसका 2.0 रखा गया, और 19 फरवरी 2021 को इसका 3.0। तो एक प्रश्न ये भी है कि 3.0 की शुरुआत आपसे पूछा जा सकता है, और अगर आपका पेपर पुराना बना होगा तो भी ये चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 3.0 की शुरुआत। तो इसको याद रखेगा कि 19 फरवरी 2021 से। कब से? तो 19 फरवरी, याद रखेगा 19 फरवरी 2021 से इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसका संबंध किससे है? तो प्रश्न नंबर 10 ये कह रहा है कि इसका संबंध टीकाकरण से। किससे है दोस्त? तो याद रखेगा कि इसका संबंध है टीकाकरण से। क्लियर हो गया? चलिए हाँ बिल्कुल। आइए नेक्स्ट अगले क्रम पर चलते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 11।
क्या कह रहा है, भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा मतलब कहां पर किया गया, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून और कह रहा कि हल्द्वानी के द्वारा किया गया। तो देखिए अगर हम सबसे ऊंचे पार्क की स्थापना की बात करते हैं तो ये चीन से सटा हुआ अंतिम गांव, चीन से सटा हुआ अंतिम गांव याद रखिएगा जिसका नाम क्या है, तो इसको याद रखिएगा कि ये आपका सबसे लास्ट गांव है। ये मतलब उत्तराखंड का जो चमोली है ये भारत का सबसे ऊंचा भी है और इस गांव का नाम है माना। तो याद रखिएगा कि ये जो माना गांव है यह आपका प्रमुख रूप से ये सब चीन का सटा हुआ मतलब भारत के बॉर्डर पर चीन से सटा हुआ अंतिम गांव है, तो ये होगा चमोली। और अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो प्रश्न के राज्य अगर आपसे पूछता है तो राज्य के क्रम पर इसको आप याद रखेगा उत्तराखंड। राज्य क्या याद रखेंगे, उत्तराखंड। तो बोलिए प्रश्न नंबर 11 का राइट जवाब क्या होगा, तो प्रश्न नंबर 11 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी चमोली। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 कह रहा भारत नवाचार सूचकांक 2020 में शीर्ष राज्य कौन सा है। ये भारत के नवाचार सूचकांक आंतरिक की बात करता है, इसकी बात करता है और आपको बताना है कि इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है। तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और केरल है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें याद रखेगा अगर हम बड़े राज्यों की बात करें इसमें जैसे एक प्रश्न बनता है बड़े राज्य, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बड़े राज्य की बात करता है तो इसमें एक प्रश्न है प्रथम स्थान पर, और बड़े राज्यों में अगर आपसे प्रथम स्थान की बात करता है तो इसको याद रखिएगा कि कौन होगा, आपका कर्नाटक होगा। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि अंतिम स्थान पर कौन है तो याद रखिएगा दोस्त कि इसमें अंतिम स्थान पर है कौन, अंतिम स्थान पर है बिहार। अब अगर आपसे कहता है कि उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य, क्या कहता है, एक प्रश्न बनता है और प्रश्न कहता है कि उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य, क्या कहता है, उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें याद रखिएगा कि आपसे जैसे प्रथम राज्य पूछा तो हिमाचल प्रदेश, जैसे अगर इसमें प्रथम की बात कहा है तो आप बताओगे कि प्रथम स्थान पर है क्या, हिमाचल प्रदेश है। और अगर आपसे जैसे इसने पूछा कि अंतिम स्थान पर कौन है तो अंतिम स्थान के लिए आपको याद रखना है दोस्त कि इसमें अंतिम स्थान पर मेघालय है और यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंतिम स्थान पर कौन है तो अंतिम स्थान पर आपका मेघालय। और अगर आपसे पूछता है केंद्र शासित प्रदेश, मतलब अगर आपसे प्रश्न बनता है यूनियन टेरिटरी के लिए तो यूटी के संदर्भ में यूनियन टेरिटरी में याद रखेगा कि पहले स्थान पर मतलब प्रथम स्थान पर, तो प्रथम स्थान पर आपका होगा कौन, याद रखिएगा दिल्ली। और अगर आपसे प्रश्न बनता है अंतिम स्थान पर तो अंतिम स्थान के लिए याद रखिएगा लक्षद्वीप, कौन होगा, तो आपको याद रखना है कि यह होगा आपका लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए तो आपसे पूछा है क्या कि भारत नवाचार सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर, तो चूंकि ऑप्शन में कर्नाटका मौजूद है तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक होगा। क्लियर हो गया दोस्त, इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। आइए अगले क्रम पर चलते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है, कह रहा भारत की 100वीं किसान रेल संगोला से सोलापुर, मतलब ये जो कह रहा है कि जो 100वीं रेल चली है ये सोलापुर से शालीमार जो हावड़ा पश्चिम बंगाल के मध्य ये चली है। तो आपको बताना है कि पहली किसान रेल सेल कहां से परिचालित हुई है। तो याद रखिएगा कि अभी तक 150 प्लस चल चुके हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि पहले की बात करा और पहला सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ था। तो पहला जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ था इसको याद रखिएगा कि ये जो नासिक महाराष्ट्र देवलाली, मतलब कहां, ये आपके नासिक महाराष्ट्र से चली थी और गया कहां तक था। तो ये प्रश्न मैं आपको कई बार कराया हूं कि ये आपका दानापुर तक ये चला था, अर्थात ये कहां तक गया था। तो यहां ये राज्य याद रखिएगा बिहार। और लगातार सरकार जो 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने, याद रखिएगा कि किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य, किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया है, 2022। उसके क्रम पर कि किसानों के उत्पाद को जल्दी से जल्दी दूर दराज के मंडियों तक पहुंचा दिया जाए जिससे नुकसान भी ना हो, खराब ना भी हो और अधिक से अधिक लागत भी आ जाए। तो इसको लेकर के तो बोलिए प्रश्न नंबर 13 का राइट जवाब क्या होगा। आप बोलोगे प्रश्न नंबर 13 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री ने 30 अक्टूबर 2020 को एकता क्रूज होगा, एकता
क्रूज, इसको बना लेंगे, एकता क्रूज सेवा का उद्घाटन कहां पर किया है। अब इसमें हम 3 क्रूज बताएंगे, अगर उनको क्रूज से प्रश्न पूछना होगा तो आपका फंस जाएगा। क्या, जैसे एकता क्रूज की अगर वो बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं एक क्रूज जिसका नाम क्या है, एकता क्रूज। और एकता क्रूज आपको कमेंट करना है, अभी आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। तब तक हम आपसे एक और क्रूज की हम बात करते हैं कि अगर आपसे जैसे प्रश्न बनता है कि रामायण क्रूज, क्या कहता है, रामायण क्रूज सेवा, तो अगर आपसे रामायण क्रूज सेवा की अगर आपसे बात करता है तो ये आपके कहां पर, तो यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या, कहां, अयोध्या, आप बताओगे उत्तर प्रदेश, अयोध्या उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार से एक और आपसे पूछा जा सकता है, एक और आपसे क्या पूछा जा सकता है, जैसे वो कहता है चुनार क्रूज सेवा, चुनार क्रूज सेवा। तो आप जानते हैं चुनार, अगर हम क्रूज सेवा की बात करते हैं तो ये आपका सबसे नजदीक कहां है, वाराणसी, और आप इसका जवाब बताओगे कि यह भी कहां, उत्तर प्रदेश। अब चूंकि हमने प्रश्न में पूछा एकता क्रूज, तो एकता क्रूज के लिए याद रखेगा कि केवड़िया जिला किसका है, नर्मदा का केवड़िया है, आप जानते हैं केवड़िया, और केवड़िया किसका जिला है, तो याद रखिएगा नर्मदा का, और कहां, तो आप इसको याद रखिएगा गुजरात। तो बोलो दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। बोलिए इसका राइट जवाब क्या होगा, तो आप बोलोगे दोस्त कि इसका राइट जवाब है गुजरात। क्लियर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस देश से आए, इंपॉर्टेंट है। कह रहा बांग्लादेश से आए, अमेरिका से आए, अच्छा अमेरिका 2 बार हो गया, ऑस्ट्रेलिया से आए। चलिए आपको बताना है कि सर्वाधिक जो आपके पर्यटक हैं वो पूछ रहा कि कहां से आए, आपको बताना है। और ये जो मतलब ये रिपोर्ट है, ये 2020 की रिपोर्ट है, और इसको किसने दिया है, तो ध्यान दीजिएगा स्टैटिस्टिक्स मंत्रालय के द्वारा, सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा दिया है। तो इसने पूछा है किसके बारे में, कि 2019 के दौरान सर्वाधिक पर्यटक, मतलब क्या कि 2019 के दौरान, 2019 के दौरान सर्वाधिक पर्यटक कहां से आए। तो इसको याद रखिएगा कि जब ये कहता है कि कहां से आए, तो इस क्रम पर आपको याद रखना है कि भारत में आए बांग्लादेश से। कहां से आए, तो भारत में आए बांग्लादेश से। तो बोलिए इसका राइट जवाब क्या होगा, तो प्रश्न नंबर 15 का राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ, इसका राइट जवाब क्या होगा, तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है, आज के सेशन को कैसा लगा, एक बार सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या सभी ने कमेंट किया, लाइक किया है कि नहीं। चलिए देखिए, सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार सभी लोग पहले लाइक कर दीजिएगा, मैं यही चाहूंगा। और कल आज से भी इंपॉर्टेंट, देखिए मैं ऐसे ही मैराथन कराऊंगा। और जैसे मैं एक बात और बता दूं, कुछ लोग ये कह रहे थे कि इतने मैटर इस तरीके से, ये सारी जो आप बात कर रहे थे ये फिजूल बातें। एक बात सुनिए, अभी जो मैं करा रहा हूं, अगर इसको लाइव होकर के आप कमेंट करते हैं और आपका जवाब सही हो गया तो भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपका जवाब कमेंट होगा तो भी बैठ जाएगा। मैं कहता हूं अब नोट करने के बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको पलट करके एक बार अगर आपकी इच्छा होगी तो देख लीजिएगा। नहीं तो आपके अब एग्जाम नजदीक है, तुरंत अगर भेजा में घुसा होगा, मैं आपको बता रहा हूं दोस्त, आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। तो कल शाम 7 बजे, और हाँ मैंने कहा था सेशन लाइव रहेगा, लेकिन आज आपकी संख्या, मतलब आज आपकी संख्या ने मुझे खुश किया है। आज नहीं, आज इस प्रकार का कोई ऐसी चीजें नहीं। ठीक है, आप पढ़िए, आपका एग्जाम नजदीक है, तो 2 शब्द जरूर कमेंट पहले लिखिए कि सेशन कैसा लगा। और देखिए ये चीजें मायने नहीं रखती, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। कौन क्या बोलता है, कौन क्या लिखता है, ये मत जाइए, वो खुद देख रहा है और दूसरों को बिगाड़ रहा है। क्योंकि कम सीटें हैं, कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए कोई आपको कोताही नहीं बरतनी है दोस्त, बिल्कुल सकारात्मक दिशा में आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाना है। आप देखिए, आप जाकर के वीडियो को देखिए कि लगभग 2.5 लाख व्यूज चला जा रहा है करंट का। दोस्त कुछ तो अलग मिल रहा होगा, कुछ तो इंपॉर्टेंट मिल रहा होगा, कि मतलब जितने संख्या में फॉर्म भरा है उतने लोग अगर देख रहे हैं तो कुछ तो विशेष चीजें होंगी। तो आप निश्चित तौर पर सेशन का लाभ उठाइए। कल कुछ इंपॉर्टेंट, शुरुआत में मैराथन होंगी और फिर नीचे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए दोस्त, बिल्कुल
हाँ, चुनार मिर्जापुर में है, नो डाउट, लेकिन चुनार जो क्रूज सेवा नामकरण किया गया वो वाराणसी में किया गया ना, ये याद रखना, ठीक है। चलिए, तो चलिए दोस्त, आज मैं आप सभी को बाय बाय बोलता हूं। चलिए।